गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान, पार्ट 1 भोजन एवं पोषक तत्व खाद्य पदार्थ। इस पाठ को पढ़ना है, रीडिंग करेंगे। प्रस्तावना। जिस प्रकार बिना ईंधन के चूल्हा, पेट्रोल के बिना कार, हवाई जहाज नहीं चल सकते, ठीक उसी प्रकार भोजन के बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता। इस भोजन से ही हमें क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन के विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस अध्याय में आप भोजन के अवयवों, उनके स्रोतों तथा शरीर में होने वाले कार्यों का हम अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोकने और उनके संरक्षण के तरीकों के विषय में भी हम जानेंगे। सबसे पहले भोजन और पोषण के बारे में हम पढ़ेंगे कि भोजन क्या कहलाता है और पोषण क्या होता है। वह पदार्थ जो शरीर द्वारा पोषण के लिए ग्रहण किया जाता है भोजन कहलाता है। शरीर के सभी कार्यों को उचित ढंग से संपन्न करने के लिए भोजन हमें अति आवश्यक होता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति उपयुक्त भोजन लेकर अपने जीवन को बनाए रख सकता है। भोजन में उपस्थित विभिन्न लाभकारी एवं आवश्यक तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। हमारे शरीर को इन पोषक तत्वों की वृद्धि, रखरखाव, ऊर्जा उत्पादन तथा ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यकता होती है। अतः शरीर को इन तत्वों की आवश्यक एवं उचित मात्रा मिलनी अति आवश्यक होती है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि हमारे शरीर को वृद्धि करने, जनन करने तथा सामान्य स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए पोषक भोजन की आवश्यकता होती है। पोषण का क्या अर्थ है? एक व्यक्ति के शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित मात्रा तथा गुणवत्ता के भोजन का अंतःग्रहण क्या कहलाता है? पोषण का अर्थ होता है। पोषकों के आधार पर भोजन के प्रकार। शरीर निर्माण के लिए भोजन। हमें अपने शरीर के लिए भोजन की कैसे निर्माण के लिए आवश्यकता होती है, तो हम इसको पढ़ते हैं। प्रोटीन नए ऊतकों का निर्माण तथा पुराने एवं टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत तथा रखरखाव में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ये अंडे, मांस, मछली, दूध, दालों, सूखे मेवों में पाए जाते हैं। प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को शरीर निर्माण पोषक तत्व भी कहा जाता है। अब रक्षा करने वाला भोजन। विटामिन्स एवं खनिज हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें रक्षक भोजन कहा जाता है। अब आता है ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा दोनों ही हमें क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये भोज्य पदार्थ अनाज, शर्करा आदि कार्बोहाइड्रेट्स तथा घी, तेल, दूध, मक्खन तथा दुग्ध पदार्थों उपस्थित वसा सभी शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोजन के मुख्य अवयव। अब भोजन के मुख्य अवयव क्या होता है? तो भोजन के मुख्य अवयव क्या है हमारे? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज, जल, वृक्षांश आदि। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, C ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं तथा हाइड्रोजन का H इनके ये संकेत होते हैं। इन्हें CnH2n सामान्य सूत्र से दर्शाया जाता है। कार्बोज को भी 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है। स्टार्च, देखो शर्करा। अब एक एक को हमें समझना है कि स्टार्च क्या होता है। यह जटिल प्रकार के क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। रासायनिक रूप में ये शर्करा के बहुलक होते हैं। स्टार्च एक सफेद, अक्रिस्टलीय तथा स्वादहीन चूर्ण होता है जो पौधों में भंडारित भोजन के रूप में उपस्थित होता है। यह पौधों के तनों, पत्तों, फलों, जड़ों तथा बीजों में पाया जाता है। बाजरा, आलू, चावल तथा मक्का आदि में भी स्टार्च की बहुत मात्रा होती है। एक कच्चा आलू छीलकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटे। इन टुकड़ों में आयोडीन की कुछ हम बूंदे डालें तो इसका क्या हो जाएगा? आलू के छिकलों का रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे कि इसमें आलू में भी क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। अब हम आते हैं शर्करा को समझते हैं। शर्करा कार्बोहाइड्रेट्स का सरल रूप होता है। शर्करा प्रायः सफेद रवेदार यौगिक होते हैं। ये जल में घुलनशील तथा स्वाद में मीठे होते हैं। शर्करा भी 2 प्रकार के होते हैं। सरल शर्करा, फल शर्करा एवं ग्लूकोज सरल शर्करा के अंतर्गत आते हैं। यौगिक शर्करा गन्ना, दुग्ध शर्करा तथा माल्ट शर्करा यौगिक शर्करा के विभिन्न रूप हैं।
शर्करा और हम ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C2H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ये हमें क्या मिला इससे? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ये ऊर्जा। ये फॉर्मूला ऊपर हमें दिए हैं, ये हम आपको PDF में सेंड कर देंगे। शर्करा के गुण। शर्करा का उपयोग करके हमारे शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करती है। शर्करा विभिन्न चरणों में टूटकर ऊर्जा का क्षेपण करती है। शर्करा निम्न तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पर जलती है। शर्करा का ऑक्सीकरण एंजाइम की उपस्थिति में ही होता है। शर्करा के अणुओं में ऊर्जा इन्हें ऑक्सीजन में जलाने पर ही उत्पन्न होती है। ऊर्जा का उपयोग कोशिकाओं की कार्य प्रणाली में होता है अथवा यह कोशिका के ATP अणुओं में भंडारित हो जाती है। ऑक्सीजन के उत्पादक तत्वों अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में कम ऊर्जा होती है। सेलुलोज क्या होता है? स्टार्च की तरह सेलुलोज भी एक जटिल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो ग्लूकोज के अणुओं में बहुलक होते हैं। ग्लूकोज सभी पौधों में उच्च कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा कुछ अधिक मात्रा में पाया जाता है। कोशिका भित्ति तथा पौधों, फलों व सब्जियों के कई अन्य भाग सेलुलोज के ही बने होते हैं। कपास तथा कागज भी सेलुलोज के बने होते हैं। ये मानव द्वारा पचाए नहीं जा सकते तथा रुक्षांश का कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत। चुकंदर, शहद, गुड़, फल, दूध, गन्ना आदि शर्करा के तथा अनाज स्टार्च के उदाहरण हैं। ये देखो यहाँ पर दिया है, मैं सभी का चित्र में देख लीजिए आप। अब आता है कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के रचनात्मक अवयव हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में भविष्य के उपयोग के लिए संग्रहित हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ईंधन होने के कारण हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अब समझते हैं वसा क्या होता है। वसा कार्बोहाइड्रेट से भी अधिक उच्च वसा वाला भोजन है। यह मूल भोजन के 3 बृहद प्रकारों में से एक है। वसा वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। शरीर में भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वह ऊर्जा के कुछ भाग को वसा के रूप में संग्रहित भी करता है। कहने का अर्थ है कि वसा जीवों में ऊर्जा बैंक की तरह कार्य करता है। दो वसा भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार में उसको बांटा गया है, एक संतृप्त वसा और एक असंतृप्त वसा। अब हमें संतृप्त वसा को समझना होगा कि आखिर ये क्या होती है। तो संतृप्त वसा सामान्यतः जंतुओं से प्राप्त होती है, जबकि असंतृप्त वसा हमें पौधों से मिलती है। ठीक है। संतृप्त वसा वनस्पति घी, मक्खन आदि में ठोस अवस्था में पाया जाता है। मूंगफली का तेल तथा सरसों के तेल व अन्य तेल असंतृप्त वसा के उदाहरण हैं तथा ये तरल रूप में पाए जाते हैं। अब वसा हमें क्या कार्य करते हैं? तो वसा भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। वसा जीवों के लिए ऊर्जा के स्रोत एवं भंडार है। वसा शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करते हैं। अब हमें पढ़ना है प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या कार्य करते हैं? प्रोटीन किससे मिलता है? प्रोटीन भोजन के वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के तत्वों से होता है। गंधक, फास्फोरस तथा कुछ धातुओं में भी प्रोटीन उपस्थित होता है। प्रोटीन शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं तथा उसे 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। एमिनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण इकाई कहलाती है। प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के 2 स्रोत हैं, एक पादप प्रोटीन स्रोत और एक जंतु प्रोटीन स्रोत। सूखे मेवे, सोयाबीन, मूंगफली, दालें आदि प्रोटीन के पादप स्रोत हैं और जंतु प्रोटीन स्रोत मांस, मछली, पनीर, अंडा, दूध आदि प्रोटीन के जंतु स्रोत हैं। देखो इसका भी सभी के आपको पिक्चर्स दी है इसमें देखने के लिए। अब प्रोटीन क्या कार्य करता है? प्रोटीन शरीर निर्माणक तत्व है अतः ये शरीर के निर्माण में सहायता करते हैं। प्रोटीन टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करते हैं। प्रोटीन रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रोटीन शरीर के अवयवों को बनाए रखते हैं जैसे त्वचा, नाखून, बाल, पेशियां तथा हीमोग्लोबिन। कुछ प्रोटीन पाचन तथा अन्य जैविक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। अब विटामिन्स। भोजन से प्राप्त होने वाले कार्बन यौगों के समूह को विटामिन्स कहते हैं। ये जीवों की सामान्य कार्य प्रणाली तथा एंजाइम क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। हमारे जीवन में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। अब हमें पढ़ना है कि विटामिन ए क्या होता है, विटामिन बी, सभी विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। मछली का तेल, दूध एवं दुग्ध उत्पाद तथा गाजर विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन बी जल में घुलनशील, यह गेहूं, चावल, खमीर, यकृत तथा वृक्क में पाए जाते हैं। विटामिन सी ये जल में घुलनशील है, जैसे नींबू में, सभी खट्टी चीजों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी।
अब आता है विटामिन डी। यह जल में घुलनशील विटामिन है। यह मत्स्य, तेल, अंडों तथा दूध तथा दुग्ध उत्पादों में पाया जाता है। हमारी त्वचा भी धूप में इस विटामिन का निर्माण करती है। विटामिन डी हमारी हड्डियों तथा दांतों को कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। अब इसके बाद आता है विटामिन के स्रोत। पादप स्रोत, जंतु स्रोत, फल तथा सब्जियां, मांस, मछली, यकृत, तेल, दूध, मक्खन आदि। अब हमें पढ़ना है कि विटामिन हमें क्या कार्य करता है एवं उनका क्या महत्व होता है। तो विटामिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन आदि पोषक तत्वों के उचित उपयोग के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन शरीर में रखरखाव के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन सी की उपस्थिति की जांच करना। खनिज के बारे में पढ़ते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाले खनिज मुख्यतः कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, आयरन, सल्फर, आयोडीन तथा कॉपर के यौगिक के रूप में होते हैं। खनिज हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ खनिजों की हमारे शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। कुछ खनिज हमें कम मात्रा में ही लेने होते हैं। वे सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं। यद्यपि हमारे शरीर को इनकी अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। खनिजों के कार्य। खनिज हमारे शरीर में पोषण संतुलन बनाए रखते हैं। शरीर की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए खनिज अत्यंत आवश्यक होते हैं। कैल्शियम तथा फास्फोरस जैसे खनिज हमारे दांतों तथा अस्थियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। हीमोग्लोबिन में उपस्थित लौह तत्व ऑक्सीजन के संचरण में सहायता करते हैं। पेशीय संकुचन, तंत्रिका तंत्र तथा रक्त स्कंदन आदि क्रियाओं के लिए भी खनिज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब पार्ट हमारा बड़ा है, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो बचा है हमारे इसके बाद का जो, उसको हम बाद में पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट, एंड गुड बाय।